रास्ते का शोर सुनकर कई विकसित ज़ॉम्बी उनकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन उनके लिए यह कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही कोई विकसित ज़ॉम्बी पास आता, वह अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उसे अपनी सेना में शामिल कर लेता। इस तरह उसकी सेना कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद वे जियांगहाई सिटी चिड़ियाघर के पास पहुंचे और वहीं उनके रास्ते में एक भयानक राक्षस आ खड़ा हुआ। वह एक टीयर 2 म्यूटेंट गोल्डन पाइथन था। उसकी लंबाई 20 मीटर से भी अधिक थी। पूरे शरीर पर सुनहरी धातु जैसी चमकती हुई विशाल शल्कें थीं। उसका शरीर पूरी सड़क पर फैला हुआ था। दो स्काउट आर्चर ज़ॉम्बी प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए और अगले ही पल वे सीधे उसके पेट में पहुंच गए। विशाल अजगर ने उन्हें पूरा निगल लिया। स्थिति गंभीर हो गई। उसने तुरंत एयरपांग को आगे बढ़ने का आदेश दिया। एयरपांग ने अपना विशाल लोहे का डंडा पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। धड़ाम! पूरा क्षेत्र हिल उठा। अजगर कुछ क्षणों के लिए चकरा गया। यही मौका था। डी पांग और अन्य टैंक ज़ॉम्बियों ने दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया ताकि वह भाग न सके। उधर तेज गति वाले ज़ॉम्बी चारों ओर से हमला करने लगे। तभी निर्णायक क्षण आया। पास की इमारत से एक टायरेंट ज़ॉम्बी बिजली की तरह छलांग लगाकर नीचे उतरा। उसने अपने नुकीले पंजे सीधे अजगर के हृदय में घुसा दिए और उसके सीने को चीरकर एक विशाल घाव बना दिया। इसके तुरंत बाद एयर पांग ने मौका नहीं गंवाया। उसका भारी डंडा सीधे अजगर के सिर पर गिरा। धम! एक ही वार में उसका सिर कुचल दिया गया। लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। अजगर की मृत्यु के बाद उसके शरीर से एक टीयर 2 गोल्डन बॉक्स प्राप्त हुआ, लेकिन इस बार उसने उसे खुद इस्तेमाल नहीं किया। अब टीयर 3 से नीचे के बॉक्स उसके लिए लगभग बेकार हो चुके थे। इसलिए उसने वह बॉक्स एयर पांग को दे दिया। वह संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर विश्वास करता था। उसका लक्ष्य एक ऐसी सेना बनाना था जिसमें केवल उच्च स्तरीय विकसित ज़ॉम्बी हों। उधर रुओशुआ की नजर विशाल अजगर के शव पर टिक गई। उसकी आंखें चमक उठीं। वह अपने पिता के पास आई और बोली, मैं सांप का मांस खाना चाहती हूं। सच कहें तो बेचारी काफी समय से दूध पाउडर और तले हुए चावल खाकर परेशान हो चुकी थी। एक जैसा खाना खाते खाते उसका मन भर चुका था। इतने बड़े अजगर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन उसके पिता को एक समस्या थी। उसे नहीं पता था कि इंसान म्यूटेंट जानवरों का मांस सुरक्षित रूप से खा सकते हैं या नहीं। इसलिए उसने फैसला किया कि पहले किसी मानव सर्वाइवर पर परीक्षण किया जाएगा। अगर वह सुरक्षित साबित हुआ, तब चीची को भी खाने दिया जाएगा। यह सुनकर रुआशुआ थोड़ी निराश हुई, लेकिन वह अपने पिता की सावधानी को समझती थी। हाँ, हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि म्यूटेंट जानवरों का मांस वास्तव में बेहद पौष्टिक होता है। काफिला फिर से आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे शहर की ऊंची ऊंची इमारतें पीछे छूटने लगीं। उनकी जगह विशाल और सुनसान ग्रामीण क्षेत्र दिखाई देने लगा। चारों ओर खेत, पेड़ और खुली जमीन फैली हुई थी। उसने नक्शा देखा, अनुमान लगाया कि वे लगभग 10 मिनट में किंगशुई फार्म पहुंच जाएंगे। उसी समय डूबता हुआ सूरज पूरे आकाश को रक्त लाल रंग में रंग रहा था। वह खिड़की से बाहर बदलते हुए दृश्य को देख रहा था। फिर उसकी नजर छोटी छीछी पर पड़ी। वह चुपचाप खिड़की से सटकर बाहर की दुनिया देख रही थी। सूर्यास्त की अंतिम किरणें उसकी आंखों में चमक रही थीं। यह उसके पुनर्जन्म के बाद पहली बार था जब वह सनशाइन अपार्टमेंट से इतनी दूर निकला था। उसने प्यार से चीची के गाल को हल्का सा दबाया। चीची ने उसकी ओर देखा और एक मीठी मुस्कान के साथ बोली, दुनिया कितनी बड़ी है। वह मुस्कुराया। दुनिया सचमुच बहुत बड़ी थी और उतनी ही खतरनाक भी। लेकिन जब तक चीची उसके साथ थी, उसे हर चीज का अर्थ महसूस होता था। दूर क्षितिज पर सांझ की धुंध में एक विशाल फार्म की परछाई उभरने लगी। वहीं उनका नया घर बनने वाला था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके पीछे भी कोई चल रहा है। जियांगहाई सिटी के खंडहरों से कई दर्जन किलोमीटर दूर एक छाया लगातार उनके टायरों के निशानों का पीछा कर रही थी। उस व्यक्ति से बेहद भयावह आभा निकल रही थी। वह और कोई नहीं, सु मूचिंग थी। उसकी पहले वाली दयालु और कोमल आंखें अब गायब हो चुकी थीं। उनकी जगह अब एक ठंडी और दृढ़ दृष्टि ने ले ली थी। लेकिन जब भी उसे वह छोटी बच्ची याद आती जो दूध की बोतल पकड़े हुए उसे मुस्कुरा कर देखती थी, तो उसके चेहरे पर अनायास एक हल्की मुस्कान आ जाती। उधर काफिला आखिरकार किंगशुई फार्म पहुंच गया। वह नक्शे के अनुसार जंगल के बीच बने रास्ते पर आगे बढ़ा और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक नई कहानी और नए खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार किंगशुई फार्म का मुख्य द्वार उनकी नजरों के सामने आ गया। विशाल लोहे का गेट, लकड़ी के खंभे और चारों तरफ फैली हुई तारबंदी उस जगह को किसी किले जैसा बना रही थी।
बाड़ के किनारे जगह जगह हाई वोल्टेज के चेतावनी बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन तारों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें किसी शक्तिशाली चीज ने जबरदस्ती तोड़ दिया था। ट्रक के अंदर बैठा वह पूरे फार्म को ध्यान से देखने लगा, और जितना वह देख रहा था उतना ही संतुष्ट होता जा रहा था। ये जगह सुनसान थी, शहर से दूर थी, और अनचाहे मेहमानों के आने की संभावना भी बहुत कम थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि यह सनशाइन अपार्टमेंट से कई गुना बड़ा था। यहाँ उसके लिए, चीची के लिए और उसकी विशाल ज़ॉम्बी सेना के लिए पर्याप्त जगह मौजूद थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जगह किसी जेल की तरह घुटन भरी नहीं लगती थी। यहाँ खुली हवा थी, धूप थी, और एक बच्चे के बड़े होने के लिए कहीं बेहतर माहौल था। उधर रुओशुआ ने आलस से अंगड़ाई ली और पूछा, क्या हम पहुंच गए? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन अंदर जाने से पहले उसने अपनी कुछ कठपुतलियों को टूटी हुई दीवार से भीतर भेज दिया। जैसे ही कठपुतलियां अंदर पहुंची, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। पूरा फार्म सूखे हुए गहरे भूरे रक्त के धब्बों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी भयानक नरसंहार हुआ हो। उसने तुरंत सब्जियों वाले क्षेत्र की जांच शुरू की, लेकिन वहां का दृश्य भी निराशाजनक था। सारी खेती बर्बाद हो चुकी थी। खेतों में विशाल पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट था कि यहां अब म्यूटेंट जानवरों का कब्जा था। तभी अचानक फार्म के अंदर से लड़ाई और जानवरों की दहाड़ों की आवाजें सुनाई दीं। उसने तुरंत अपनी शेर कठपुतलियों को उस दिशा में भेज दिया। कुछ देर बाद वे पशुपालन क्षेत्र तक पहुंच गए, और वहां उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाता। एक विशाल म्यूटेंट बैल वहां खड़ा था। उसका आकार सामान्य बैलों से कई गुना बड़ा था, लेकिन सबसे डरावनी बात उसके दांत थे। उसके मुंह से बाघ से भी बड़े नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, और वह किसी अज्ञात जीव की लाश खा रहा था। दुनिया सचमुच बदल चुकी थी। अब गाय बैल भी मांस खाने लगे थे। जैसे ही उसने कठपुतलियों को देखा, वह टियर 2 स्तर की शक्ति के साथ उन पर टूट पड़ा। साधारण शेर कठपुतलियां उसके सामने टिक नहीं सकती थीं, इसलिए उसने तुरंत एयरपांग और टायरेंट 1 को युद्ध में भेज दिया। एयरपांग ने अपना विशाल डंडा पूरी ताकत से घुमाया। धड़ाम! एक ही वार में बैल लड़खड़ा गया। उसकी आंखों के सामने तारे घूमने लगे। यही मौका था। टायरेंट 1 बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसके पंजों ने बैल के शरीर पर एक विशाल घाव बना दिया। हालांकि उस म्यूटेंट जानवर की खाल बेहद कठोर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बुद्धि थी। वह हमलों से बचना नहीं जानता था। कुछ और प्रहारों के बाद टायरेंट 1 के पंजे आखिरकार उसकी खोपड़ी के आर पार निकल गए, और विशाल बैल वहीं ढेर हो गया। उसके शरीर से एक चमकता हुआ ऑरेंज रंग का टियर 2 कोर निकला। उसने कोर अपने पास रख लिया और आगे की खोज जारी रखी। कुछ देर बाद वह फार्म के पश्चिमी हिस्से में बने बड़े मछली तालाब तक पहुंचा। वहां जमीन पर अजीब रेंगने के निशान दिखाई दिए। जैसे ही एक शेर कठपुतली पानी के करीब पहुंची, अचानक पानी फट पड़ा और एक विशालकाय कछुआ बाहर निकल आया। छटाक! एक ही काट में उसने कठपुतली का टखना तोड़ दिया। उसका कवच इतना कठोर था कि जवाबी हमला करते समय कठपुतली की कलाई तक टूट गई। टायरेंट 1 ने भी हमला किया, लेकिन कछुए का कवच लगभग अभेद्य साबित हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि अभी इस जीव को नहीं मारा जाएगा। उसने 2 कठपुतलियों को तालाब की निगरानी पर छोड़ दिया। उसके मन में एक अलग योजना थी। अगर भविष्य में साबित हो जाए कि म्यूटेंट जानवरों का मांस सुरक्षित है, तो इतना बड़ा कछुआ छोटी चीची के लिए शानदार और पौष्टिक भोजन साबित होगा। पूरे फार्म की जांच करने के बाद उसे विश्वास हो गया कि क्षेत्र फिलहाल सुरक्षित है। तब उसने रहने वाली सफाई शुरू कर दी। हजारों कामों के बाद जब पूरा घर चमकने लगा, तब जाकर उसने चीची को अंदर आने दिया। चीची चारों तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। क्या यह सचमुच उनका नया घर था? रुओशुआ भी उत्साह और जिज्ञासा से आसपास का निरीक्षण कर रही थी। घर बसाने के बाद उसने तुरंत सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया। एयरपांग को दक्षिणी द्वार पर तैनात किया गया, जबकि लाइटनिंग 1, 2 और 3 को बाकी 3 दिशाओं की रक्षा का जिम्मा दिया गया। डीपांग और टायरेंट 1 को चीची का निजी अंगरक्षक बना दिया गया। कुछ ही घंटों में पूरा फार्म एक अभेद्य किले में बदल गया। उस रात जब उसने चीची को चैन की नींद सोते देखा, तो उसके दिल में गहरी संतुष्टि पैदा हुई। आखिरकार किंग शुई फार्म अब उनका घर बन चुका था। अगली सुबह जब चीची जागी, तो नाश्ता पहले से तैयार था। आज मेज पर एक नई चीज भी थी। फार्म के उत्तरी हिस्से के बगीचे से तोड़े गए ताजा फल। बाहर पूरी तरह हथियारबंद ज़ॉम्बी व्यवस्थित तरीके से गश्त कर रहे थे। सच कहें तो ज़ॉम्बियों को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता किसी भी साधारण ज़ॉम्बी किंग से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। नाश्ता खत्म होते ही छोटी चीची उसके पैर से लिपट गई
और बाहर घूमने की जिद करने लगी। आखिरकार वह मान गया। दोनों साथ में फार्म के बाहर निकले। जब वे सब्जियों वाले खेत तक पहुंचे तो चीची आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां जॉम्बी खेती कर रहे थे। खेत जोत रहे थे, बीज बो रहे थे और पानी दे रहे थे। उसे यह देखकर हंसी भी आई और आश्चर्य भी। उधर उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि बैल और अजगर से मिले 2 टियर 2 कोर एयर पांग को दे दिए जाए। जैसे ही एयर पांग ने दोनों कोर निगले, परिणाम तुरंत सामने आ गया। उसका शरीर तेजी से फूलने लगा, उसकी मांसपेशियां और भी विशाल हो गईं और उसकी शक्ति एक बार फिर नए स्तर पर पहुंचने लगी। एयर पांग टियर 3 में विकसित हो रहा था। 2 टियर 2 कोर निगलने के बाद एयर पांग के शरीर में जबरदस्त परिवर्तन होने लगा। उसका आकार लगातार बढ़ता गया। कुछ ही मिनटों में वह एक बड़े ट्रक जितना विशाल हो चुका था। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। उसकी त्वचा पर धीरे धीरे काले रंग की मोटी शल्कें उभरने लगीं। वे इतनी कठोर थीं कि गोली तक रोक सकती थीं। यह देखने के लिए उसने अपनी मछेटी से एयर पांग पर वार किया, लेकिन ब्लेड केवल एक हल्का सा निशान छोड़ पाया। यह देखकर वह बेहद संतुष्ट हुआ। अब एयर पांग किसी साधारण जॉम्बी की तरह नहीं था। वह एक चलता फिरता मुख्य युद्ध टैंक बन चुका था। इतना शक्तिशाली रक्षक जब मुख्य द्वार पर खड़ा हो तो सुरक्षा की चिंता लगभग खत्म हो जाती है। इसी क्षण उसे शक्ति प्राप्त करने का एक नया रास्ता दिखाई दिया। जंगली क्षेत्रों में उच्च स्तरीय विकसित जॉम्बी बहुत कम मिलते थे, लेकिन अगर वह लगातार कोर इकट्ठा करे तो अपनी कठपुतलियों को खुद ही विकसित कर सकता था। उधर छोटी चीची भी खाली नहीं बैठी थी। पिछले 3 दिनों से वह चुपके चुपके उस विशाल म्यूटेंट कछुए के पास जा रही थी। हर दिन वह उसे म्यूटेंट अजगर का मांस खिलाती और चोरी छिपे अपने खून की कुछ बूंदें भी उसमें मिला देती। तीसरे दिन उसने अपने पिछले जीवन में सीखी हुई एक प्राचीन पशु वशीकरण विधि का उपयोग किया और सफलतापूर्वक कछुए के साथ एक अनुबंध बना लिया। अब वह कछुए को साधारण आदेश दे सकती थी, यहां तक कि उसे संवाद भी कर सकती थी। लेकिन रुओ शुआ यहीं नहीं रुकी। उसने कछुए को एक विशेष श्वास तकनीक भी सिखानी शुरू कर दी। उसका लक्ष्य था उसे अपने पिछले जीवन के प्रसिद्ध ब्लैक टॉर्टोइज जैसा दैवीय प्राणी बनाना। और मजेदार बात, हमारे नायक को इस पूरी घटना की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। उसे तो बस इतना लगता था कि चीची को कछुआ पालतू जानवर की तरह पसंद आ गया है, इसलिए उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। वह चीची के लिए एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहता था। वह शहर से कैरोसेल, झूले और कई अन्य मनोरंजन उपकरण उठा लाया। बिजली तो थी नहीं, इसलिए उसने अपने जॉम्बियों को ही मशीनों को हाथ से घुमाने का काम दे दिया। जब चीची ने यह देखा तो शुरुआत में उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं हुई। आखिर भीतर से वह एक परिपक्व साम्राज्य थी। बच्चों वाले खिलौनों में उसकी क्या रुचि होती। लेकिन उसने अपने पिता की मेहनत देखी। वह समझ गई कि यह सब उसके लिए किया गया है, इसलिए उसने खुशी दिखाने के लिए साथ देना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे कुछ अप्रत्याशित हुआ। अपने पिछले जीवन में वह अनाथ रही थी। उसे कभी सामान्य बचपन नहीं मिला। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह सचमुच एक बच्ची है। धीरे धीरे उसका अंदर छिपा हुआ बचपन जागने लगा और वह सच में उन झूलों का आनंद लेने लगी। जब दोनों कैरोसेल पर एक दूसरे का पीछा कर रहे थे तो दृश्य बेहद भावुक था। अगर कोई जॉम्बियों को हाथ से झूला घुमाते हुए न देखे तो वह बिल्कुल एक सामान्य पिता और बेटी की तरह लगते थे। लेकिन इसी दौरान खतरा चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा था। लाइटनिंग वन शहर से सामान ला रहा था और उसकी गतिविधियों पर एक जागृत मानव नजर रख रहा था। उसका नाम था लीमो। उसके पास अदृश्य होने की क्षमता थी। वह पूरे रास्ते ट्रक का पीछा करते हुए किंगशुई फार्म तक पहुंच गया। जब उसने फार्म के अंदर का दृश्य देखा तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। जॉम्बी खेती कर रहे थे, गश्त कर रहे थे और पूरी व्यवस्था इंसानों जैसी चल रही थी। फिर उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा आराम से जॉम्बियों के बीच रह रहा था। तुरंत उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा, यही बच्चा इन जॉम्बियों को नियंत्रित करता होगा। अगर वह बच्चे को पकड़ ले तो पूरी जॉम्बी सेना उसकी हो सकती है। उस रात लीमो अदृश्य होकर चीची के कमरे में घुस गया। उसने अपना खंजर उठाया और हमला करने ही वाला था कि अचानक उसका शरीर जम गया। रुओ शुआ ने अपनी समय स्थिर करने वाली क्षमता सक्रिय कर दी थी। अगले ही पल वह बिस्तर से कूदी और एक तेज वार से लीमो को दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने अपने पिछले जीवन की आत्मा बंधन तकनीक का उपयोग किया। एक रक्त लाल रून सीधे लीमो की आत्मा में अंकित हो गया। अब उसकी जिंदगी और मौत पूरी तरह रुओ शुआ के नियंत्रण में थी। उसने लीमो से केवल एक प्रश्न पूछा, मरना चाहते हो या जीना?
लीमो ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसने तुरंत जवाब दिया, जीना। और उसी क्षण उसने समर्पण कर दिया। रुओ शुआ ने उसे नया आदेश दिया। उसे जियांगहाई सिटी के सर्वाइवर बेस में घुसपैठ करनी थी, एक जासूस बनकर जानकारी जुटानी थी और समय समय पर रिपोर्ट लेकर लौटना था। उधर हमारा नायक अभी भी कुछ नहीं जानता था। उसे बस इतना दिखता था कि चीची हर दिन खुशी से खेल रही है। दिन बीतते गए। वह लगातार शहर में जाकर विकसित जोम्बियों का शिकार करता रहा। उसका लक्ष्य अधिक से अधिक कोर इकट्ठा करना था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात फिर से एक पुराने परिचित से हो गई, सू मूचिंग। उसे देखकर उसके मन में केवल एक सवाल आया, ये औरत बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती है? असल में पुलिस स्टेशन वाली घटना के बाद सू मूचिंग लगातार चीची को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। कई दिनों से एक सुरंग खोदने वाला म्यूटेंट ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा था। उसने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। लगातार हमलों की वजह से सू मूचिंग लगभग मानसिक रूप से टूटने वाली थी। उसे देखते ही उसने बिना किसी झिझक के उसे बेहोश कर दिया। फिर अम्यूजमेंट पार्क की स्लाइड के पास जंजीरों से बांध दिया। लेकिन कुछ समय बाद उसने एक अजीब बात नोटिस की। सू मूचिंग पहले जैसी नहीं रही थी। पुलिस स्टेशन में हुए विश्वासघात ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। अब उसके भीतर लोगों पर पहले जैसा भरोसा नहीं बचा था। उसकी आंखों में मौजूद न्याय और आदर्शवाद की चमक धीरे धीरे बुझ चुकी थी। अब सू मूचिंग का इंसानों पर से पूरी तरह भरोसा उठ चुका था। पुलिस स्टेशन में हुए विश्वासघात ने उसके दिल को गहरी चोट पहुंचाई थी। अब उसकी नजर में केवल एक ही व्यक्ति महत्वपूर्ण था, छोटी चीची। उसे लगता था कि फार्म पर रहना इंसानों के बीच रहने से कहीं ज्यादा सुरक्षित और शांतिपूर्ण है। उधर हमारा नायक लगातार अपनी शक्ति बढ़ाने में जुटा हुआ था। वह पूरे जियांगनान जिले में घूम घूम कर विकसित जॉम्बियों और म्यूटेंट जानवरों का शिकार कर रहा था। हर नए कोर के साथ उसकी सेना और मजबूत होती जा रही थी। लगातार अपने अधीनस्थों को कोर खिलाकर उसने दूसरे स्तर के जॉम्बी कठपुतलियों की संख्या 30 से भी अधिक कर दी। उसकी सेना अब पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। एक रात वह हुआंगलोंग पर्वत पर म्यूटेंट जानवरों का शिकार कर रहा था। कई कठिन लड़ाइयों के बाद उसे कई टियर 3 कोर प्राप्त हुए। इसके अलावा स्टेडियम में बनाए गए उसके विशेष प्रजनन क्षेत्र से भी लगातार संसाधन मिल रहे थे। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद उसके पास पर्याप्त संसाधन इकट्ठे हो गए। अब समय था अगले स्तर पर पहुंचने का। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 4 टियर 3 कोर एक साथ निगल लिए। अगले ही पल उसके शरीर में विस्फोटक परिवर्तन शुरू हो गया। उसकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसका नियंत्रण क्षेत्र तेजी से फैलने लगा। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और आखिरकार 50 किलोमीटर से भी अधिक। अब वह इतनी दूरी तक मौजूद झोंबियों को महसूस और नियंत्रित कर सकता था। लेकिन परिवर्तन केवल मानसिक स्तर तक सीमित नहीं था। उसका शरीर भी पूरी तरह बदल गया। अब उसकी त्वचा लगभग सामान्य इंसानों जैसी दिखने लगी। अगर कोई उसकी गहरी लाल आंखों को न देखे तो उसे साधारण मानव समझ सकता था। वह सफलतापूर्वक टियर 4 में प्रवेश कर चुका था। नई शक्ति मिलने के बाद उसने तुरंत अगले चरण की योजना बनानी शुरू कर दी। अब उसका लक्ष्य था टियर 4 जॉम्बी कठपुतलियां तैयार करना। लेकिन केवल वही आगे नहीं बढ़ रहा था। रुओशुआ भी चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। किसी को बताए बिना उसने भी सफलतापूर्वक टियर 4 में प्रवेश कर लिया। उस मानसिक शक्ति में विस्फोटक वृद्धि हुई। अब वह लंबे समय तक हवा में उड़ सकती थी। इतना ही नहीं, उसने कई नई रहस्यमयी तकनीकों पर भी महारत हासिल कर ली। उसने एक आध्यात्मिक कला का उपयोग करके छोटी छोटी मधुमक्खियों को नियंत्रित करना शुरू किया। ये मधुमक्खियां पूरे फार्म पर निगरानी रखती थीं। हर गतिविधि की जानकारी सीधे रुओशुआ तक पहुंचती थी। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक उपलब्धि कुछ और थी। फार्म की बाहरी सीमा पर उसने रक्त पिपासु दानवीलताओं पर एक विशेष ब्लड चेन स्पेल डाल दिया। ये वही म्यूटेंट पौधे थे जिन्हें उसके पिता हुआंगलोंग पर्वत से लाए थे। ये लताएं कुछ ही सेकंड में किसी भी जीवित प्राणी का सारा खून चूस सकती थीं। हालांकि जॉम्बियों पर इनका कोई असर नहीं होता था। पहले इन्हें केवल सुरक्षा दीवार के रूप में लगाया गया था, लेकिन अब रुओशुआ उन्हें अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकती थी। इसका मतलब था कि फार्म की सुरक्षा कई गुना बढ़ चुकी थी। उधर दूसरी तरफ एक नया संकट धीरे धीरे आकार ले रहा था। जियांगहाई सर्वाइवर बेस में हाल ही में एक विशाल जॉम्बी झुंड दिखाई दिया था। इस घटना के बाद वहां पहली बार आधिकारिक रूप से एक नई अवधारणा सामने आई, जॉम्बी किंग। वांग जेंग की टीम को पहले जियांगनान जिले में
जो असामान्य गतिविधियां दिखाई दी थीं, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान खींच लिया। इसलिए एक विशेष जांच दल भेजा गया। उस दल में लीमो सहित कई अदृश्य होने वाले जागृत मानव शामिल थे, लेकिन रुओशुआ को पहले ही उनके आने का पता चल गया। रात के अंधेरे में वह उड़कर फार्म से बाहर निकली और सीधे लीमो से मिली। उसने आदेश दिया, बेस में जाकर रिपोर्ट दो कि यहां कोई जॉम्बी किंग नहीं मिला। लेकिन टीम का नेता उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। इसलिए रुओशुआ ने बिना दया दिखाए उसे मार डाला। फिर अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके बाकी 3 सदस्यों को भी नियंत्रित कर लिया। दुर्भाग्य से वांग झेंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसे तुरंत महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने लौटने वाली टीम पर एक विशेष सम्मोहन जांच तकनीक का प्रयोग किया और उसी क्षण रुओशुआ द्वारा लगाए गए आत्मिक बंधन सक्रिय हो गए। धड़ाम! चारों अदृश्य जासूस वहीं मर गए। अब वांग झेंग को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसकी शंका सही निकली। जियांगनान जिले में वास्तव में कोई बेहद शक्तिशाली अस्तित्व छिपा हुआ था और वह लगभग निश्चित था कि वह एक जॉम्बी किंग है। जब यह रिपोर्ट बेस तक पहुंची तो सर्वोच्च कमांडर क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत 3 विशिष्ट युद्ध दलों को जियांगनान जिले भेजने का आदेश दे दिया। उधर रुओशुआ ने भी आत्मिक बंधनों के टूटने का झटका महसूस किया। वह तुरंत समझ गई, राज खुल चुका है। अब तूफान आने वाला था, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराई।